सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। तो हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या रही इस बार की? डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्त और लचीलापन, यानी कि रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। लास्ट ईयर भी इसकी यही थीम थी। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द आप देखिए, फैमिली एंड रेमिटेंस। फैमिली से आपको एक और डे याद आएगा, इंटरनेशनल फैमिली डे, वो हम 15 मई को मनाते हैं। और रेमिटेंस से आपको एक रिपोर्ट याद आएगी जिसमें बताया गया था कि रेमिटेंस के मामले में अब टॉप कंट्री बन गया है इंडिया, सेकंड पे मैक्सिको है और थर्ड पे चला गया चाइना। रेमिटेंस मतलब जब आप किसी दूसरे देश में जाकर के वहाँ पे कमाई करते हैं और जो वो पैसा अपने घर पे भारत में जो भेजते हो आप, तो उसे कहते हैं रेमिटेंस। अब जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखो, 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया था। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया। और अभी 15 जून को हमने विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस के रूप में भी मनाया था, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो वो भी याद रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 37 नंबर पे। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 नंबर पे आ गया है। पिछले साल भारत 43 नंबर पे था, तो मतलब इसमें सुधार हुआ है। और दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक के लिहाज से एशिया अर्थव्यवस्था में ये सबसे तेज सुधार है। और इसे जारी किसने किया इस इंडेक्स को? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया। तो भारत तो इसमें 37 नंबर पर है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करेंगे तो टॉप पे डेनमार्क है, सेकेंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड नंबर पे सिंगापुर है और फोर्थ पे स्वीडन है। और भारत 37 पे है। बाकी देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 180वें, यानी कि आप कह सकते हो आखिरी पोजीशन पे भारत ही था। इसमें टॉप पे डेनमार्क था। और अभी अंकटाड ने एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की थी, उसमें भारत 7वें स्थान पे था और टॉप पे था यूएस। अभी आपको याद होगा, आईआईएम अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भी लॉन्च किया था। चलो मुझे बताओ, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना, दूसरे स्थान पे रशिया की वायुसेना और तीसरे स्थान पे भारत की। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पे था? 150वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें बताया था कि सबसे अधिक नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। और सेकंड नंबर पे है मुरादाबाद, भारत का मुरादाबाद। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। लेकिन अगर आपसे आईक्यू एयर ने जो अभी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया था 2021 का, उसके बारे में पूछे, तो यहाँ पे भी 3 तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। देश के बारे में बताइए, तो देशों में तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है बांग्लादेश, भारत इसमें 5वें स्थान पर है। राजधानियों में पूछे तो टॉप पर दिल्ली है, सेकंड पे ढाका है। और शहरों में पूछे तो जो राजस्थान का भिवाड़ी शहर है, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। बाकी आप जानते हो, अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे फिनलैंड था। और उसके पहले जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, लोकतंत्र सूचकांक 2021 का, उसमें भारत 46 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। वैसे अभी भ्रष्टाचार सूचकांक भी आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, उसमें भारत 85 नंबर पे था। तो ये सारे इंडेक्सेस जो मैंने आपको बताए, ये भी ध्यान रखना, ये भी न्यूज़ में थे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा शंघाई,
ये चाइना का है। तो जूलियस बेयर ग्रुप की ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाजा से दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया चाइना का शंघाई। सेकंड नंबर पे यूके की कैपिटल लंदन और थर्ड पे ताइवान की कैपिटल ताइपे। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए जून 2022 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा सिलिकॉन वैली। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में टॉप पर सिलिकॉन वैली है। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे लंदन और न्यूयॉर्क है। और अगर भारत में बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, जो बंगलुरु है ये 22वें स्थान पर है, दिल्ली है ये 26वें स्थान पर है। जबकि अगर आप बात करते हो अफोर्डेबल टैलेंट यानी कि किफायती प्रतिभा के मामले में, तो केरल जो है ये एशिया में टॉप पर है और इसी कैटेगरी में केरल दुनिया में चौथे स्थान पे आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और कौन सी कैटेगरी है? अफोर्डेबल टैलेंट यानी कि किफायती प्रतिभा की कैटेगरी में जो केरल है ये एशिया में तो टॉप पर है और दुनिया में चौथे स्थान पर है। उसी तरह से टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आप लोग बात करोगे तो जो बंगलुरु है ये 5वें स्थान पे आ जाएगा। वैसे जनरली ओवरऑल बंगलुरु भी हमने कहा था अभी कौन से स्थान पर है? 22वें स्थान पे है। अच्छा, वैसे बात करें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया? तो जीनोम एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क ने। तो ये आप ध्यान रखना प्रश्न। बढ़ते आगे, चलिए बताइए जून 2022 में किसे कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा BS पाटिल को। इनका पूरा नाम क्या है? भीमना गोड़ा संगन गोड़ा लकड़ी की काठी काठी पे गोड़ा नाम एक सा अजीब सा है इनका, इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया BS पाटिल। लेकिन आप तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, भीमना गोड़ा संगन गोड़ा पाटिल। तो कर्नाटक का नया लोकायुक्त इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अभी प्रदीप कुमार मोहंती का नाम याद होगा। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया था। किनका स्थान लिया इन्होंने? पिनाकी चंद्र घोष का, जो कि हमारे पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। अच्छा, लोकपाल का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, याद रखना, और इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं, पर वर्तमान में केवल 6 सदस्य हैं। उसी तरह से NJ ओझा, ये नाम भी सुना था आपने, मनरेगा लोकपाल बने थे ये भी। और सतीश पाई का नाम आपने सुना होगा, अभी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के ये चेयरमैन बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा देखो, ये अच्छा प्रश्न है कि अभी भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और किस देश ने मिलकर के एक नया I2U2 समूह बनाया है, ग्रुप बनाया है? तो आंसर होगा USA। तो मतलब इसमें 4 देश शामिल है और इसके नाम से भी आप सभी देशों का नाम ध्यान रख सकते हो। I2 मतलब I से इंडिया और I से इजराइल, 2 I है ना, इसलिए I2। और 2 देश हैं जिनके नाम U से चालू होते हैं, एक तो USA और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसका गठन पूरी दुनिया में अमेरिकी गठबंधनों को पुनर्जीवित करने के अमेरिका के प्रयासों का हिस्सा है। और इन देशों की जो पहली समिट है ये अगले महीने यानी कि जुलाई 2022 में आयोजित होगी। कहाँ पे होगी अभी ये नहीं बताया गया, लेकिन जब भी ये बताएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा और वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं और USA के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट अभी नए बन गए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। अच्छा, आपको याद होगा क्वाड देशों के बारे में, कौन कौन से देश आते हैं इसमें? USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और अभी आपको याद होगा क्वाड देशों की 4थी समिट हुई थी टोक्यो जापान में। चलो फिर आप बता दो लगे हाथ, इसकी अगली बैठक 2023 में कहां पर होगी 5वें नंबर की? तो आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। और नॉर्डिक देश किसे कहते हैं? तो याद रखना उत्तरी यूरोप के 5 देशों को कहा जाता है। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। अभी आपको याद होगा नॉर्डिक और भारत की जो मीटिंग है, और ये दूसरे नंबर की मीटिंग थी, समिट थी, कहां पे हुई थी? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। अच्छा चलो, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले आप मुझे ये बताओ, जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है 2022 में, ये किसके पास है? तो आंसर होगा चाइना के पास में। कौन से नंबर की है? 14th नंबर की। और पिछली वाली यानी कि 2021 में 13th नंबर की जिसकी अध्यक्षता थी वो भारत के पास थी। और बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता ये वर्तमान में किसके पास है 2022 में? तो आंसर होगा श्रीलंका के पास में।
और बताओ आसियान देशों की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? कंबोडिया के पास में। 2021 में बंदर सेरी बागबान ब्रुनेई के पास में थी। और G20 की अगर बात करें 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास में है। अगले साल 2023 में भारत के पास होगी। और आपको याद है G7 समिट, या कह दूं G7 की अध्यक्षता 2022 में जर्मनी के पास है। और कोप 27 की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, ये 2022 में होगी। कहां पर? मिस्र में, इजिप्ट में। और जो कोप 28 है वो अगले साल होगी यूनाइटेड अरब अमीरात में। इससे पहले कोप 26 ये हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, जून 2022 में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे आप कहते हो एपिडा, इसने किस देश में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया? तो आंसर होगा बहरीन। तो एपिडा की मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने अभी 13 जून 2022 को बहरीन में 8 दिनों का आम उत्सव शुरू किया। ये फेस्टिवल, ये उत्सव भारतीय आमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तराशने के लिए एपिडा की नई पहल का हिस्सा है। और इस महोत्सव में अगर पूछा जाए कि कितने भारतीय आमों की किस्मों को प्रदर्शित किया गया, तो आंसर होगा 34। देखो बहरीन की बात कर लेते हैं। कैपिटल इसकी मनामा है, करेंसी है बहरीन दिनार, और प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। आपको याद होगा फलों के उत्पादन में टॉप स्टेट कौन सा रहा? फिर से आंध्र प्रदेश रहा। लेकिन सब्जियों के उत्पादन में इस बार टॉप स्टेट रहा है उत्तर प्रदेश। और अभी चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखा गया। और स्टील प्रोडक्शन में आप जानते हो नंबर 1 कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा चाइना। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल की व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आरती प्रभाकर को। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भारतीय मूल की भौतिक विज्ञानी है आरती प्रभाकर, इनको अपना वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगी? एरिक लैंडर का स्थान लेंगी। अच्छा, हरिनी लोगन, ये भी भारतीय अमेरिकी हैं। हरिनी लोगन 13 साल की ये स्टूडेंट है वैसे तो, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया था कि इनका नाम न्यूज में रहा। इन्होंने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया। और अगर बात करें फाल्गुनी शाह की, तो भारतीय अमेरिकी गायिका हैं। अभी जो 64 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था इनको। तो ये नाम भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे, अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक वेटलिफ्टर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा गुरु नायडू सनापति। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे हो रहा है? लियोन मैक्सिको में। तो कब से कब तक हुआ ये? 11 जून को शुरू हुआ था, जो कि 18 जून तक चलेगा। और इसमें 16 वर्षीय गुरु नायडू सनापति ये गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर बन गए हैं। और कितनी कैटेगरी में गोल्ड जीता इन्होंने? 55 किलोग्राम कैटेगरी में, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, संकेत महादेवन का नाम आपको याद होगा। अभी कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 जो हुई थी, दिसंबर में हुई थी ये ताशकंद में, उसमें 55 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था। तब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। मीराबाई चानू तो आप जानते ही हो, मणिपुर की वेटलिफ्टर हैं ये। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने, या कह दोगे कि इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल यही लेकर के आई थी 49 किलोग्राम कैटेगरी में। और हर्षदा शरद गरुड़ की बात करेंगे तो IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी, कहाँ पे? ग्रीस में, उसमें गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी 45 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा मुझे तो आप ये बताओ, अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या है? सहदेव यादव। और वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे, अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर क्या होगा? कर्णम मल्लेश्वरी थी। इनका संबंध वेटलिफ्टिंग से ही था। एक्चुअली में सन 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो इस तरह से ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और
पहले भारतीय पुरुष की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा फिर आपका केडी जाधव। ये पहलवान थे और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ब्रोंज जीता था। तो ये भी ध्यान रख लेना। बढ़ते आगे। अच्छा आप बताइए, अभी हाल ही में विश्व समुद्री कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। तो हर साल 16 जून को वर्ल्ड सी टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। इसे जलीय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। अब यहां से एक प्रश्न आपको जरूर याद आ रहा होगा कि यार ये वाला प्रश्न तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा वाला? वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस, पिछले महीने पढ़ा था, 23 मई को मनाते हैं। वो था वर्ल्ड टर्टल डे। ये क्या है? वर्ल्ड सी टर्टल डे, विश्व समुद्री कछुआ दिवस। तो ये बनाते हैं 16 जून को। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। कछुओं के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला जो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है ये किसे मिला था? तो आंसर होगा शैलेंद्र सिंह को। याद आया? ये अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में महिला श्रम भागीदारी बढ़कर के कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 25.1%। तो जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति में अखिल भारतीय महिला श्रम बल भागीदारी दर 2021 में 2.3% बढ़कर के 25.1% हो गई है, जो पिछले साल 22.8% थी। बात करते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 3%, और 3% बढ़ करके ये 27.7% हो गई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी 0.1% बढ़कर के 18.6% हो गई है। तो ये डेटा भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, NESDA 2021 रिपोर्ट के अनुसार ई सेवा वितरण आकलन में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा केरल। और इसका मतलब क्या हो गया? NESDA का मतलब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट। तो इसके अनुसार केरल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई सेवा वितरण आकलन में सबसे ऊपर है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ये सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देती है। और अगर यूनियन टेरिटरीज में आप बात करोगे तो जम्मू कश्मीर फिर टॉप पर रहेगा। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको इसकी PDF पे मिल जाएगी। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।